तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं और जीएसटीआर 1 रिटर्न के इस पूरे जाल को डिकोड करते हैं। इसे अक्सर एक बहुत ही मुश्किल कंप्लायंस और सिरदर्द माना जाता है ना, लेकिन आज हम इसे एक बिजनेस की एक्टिविटीज के बहुत ही आसान और लॉजिकल मैप में बदल देंगे। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ कुछ नंबर्स मिलकर एक पूरे बिजनेस की कहानी बयां कर देते हैं। चीजों को आसान बनाने के लिए आज हम इस पूरे प्रोसेस को 5 हिस्सों में बांटेंगे। जीएसटीआर 1 डैशबोर्ड, बिजनेस और कंज्यूमर सेल्स, एक्सपोर्ट्स और टैक्स छूट, एडजस्टमेंट्स और एडवांस पेमेंट्स और आखिर में ई कॉमर्स और फाइनल समरीज। आइए सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 1 डैशबोर्ड को डिकोड करने की। जब भी हम पोर्टल खोलते हैं तो सबसे पहले यही ग्रिड सामने आता है, ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स। पहली नज़र में सच कहूं तो केबल्स का ये जाल थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए। आज हम इस पूरे सिस्टम को इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि हर एक बॉक्स का सही मतलब और उसका काम बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है बिजनेस और कंज्यूमर सेल्स। अब देखिए, किसी भी रिटर्न का बेस इस बात पर टिका है कि आखिर खरीदार है कौन। शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड बिजनेस यानी B2B ट्रांजैक्शन से। अगर रजिस्टर्ड ग्राहकों को या SEZ यूनिट्स को सेल की गई है तो वो सीधे टेबल 4 में जाती है। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू और खरीदार का GSTIN दर्ज होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर 1 लाख रुपए का माल 18% GST के साथ किसी दूसरी रजिस्टर्ड कंपनी को बेचा गया है तो उसकी पूरी डिटेल टेबल 4 में लॉक हो जाएगी। ये बिजनेस से बिजनेस के बीच होने वाले लेन देन का सबसे क्लियर रिकॉर्ड है। और वहीं अगर खरीदार अनरजिस्टर्ड है यानी आम कंज्यूमर, तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डिवाइडिंग लाइन है। टेबल 5 सिर्फ बड़ी इंटरस्टेट सेल्स के लिए रिजर्व्ड है, यानी 2.5 लाख रुपए से ऊपर का बिल। मान लीजिए दिल्ली से महाराष्ट्र में किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को भारी मशीनरी बेची गई तो वो इस टेबल में आएगी। दूसरी तरफ टेबल 7 छोटे इंटरस्टेट या किसी भी लोकल सेल का हिसाब रखता है, जैसे कि 20,000 रुपए का कोई मोबाइल फोन बेचना। ये कैटेगराइजेशन सिस्टम को बेहद पारदर्शी बना देता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, एक्सपोर्ट्स और टैक्स में छूट यानी एग्जेम्पशंस। नॉर्मल सेल्स तो हमने देख ली, लेकिन उन चीज़ों का क्या जो देश की सीमाएं पार कर रही हैं? अगर कोई बिजनेस भारत के बाहर माल भेज रहा है, मान लेते हैं कि अमेरिका में 5 लाख रुपए के गारमेंट्स एक्सपोर्ट किए गए हैं, तो यहाँ टेबल 6A पिक्चर में आता है। इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट वैल्यू ही नहीं, बल्कि शिपिंग बिल नंबर, पोर्ट कोड और ये डिक्लेरेशन भी देना होता है कि टैक्स चुकाया गया है या काम LUT के तहत हो रहा है। ये सारे कस्टम डिटेल्स यहाँ अनिवार्य हैं। अच्छा, उन चीज़ों का क्या जिन पर टैक्स लगता ही नहीं? उनके लिए बना है टेबल 8। ये टेबल उन सभी अपवादों को बड़ी ही खूबसूरती से एक ही जगह समेट लेता है। चाहे वो ताज़ा दूध जैसी एग्जेम्प्ट वस्तुएं हों, शून्य दर यानी निल रेटेड ज़रूरी सामान हो, या फिर पेट्रोल डीजल जैसे नॉन GST प्रोडक्ट्स, मतलब बिना टैक्स वाले लेन देन भी सिस्टम की रडार से बच नहीं सकते। चलिए अब हमारे चौथे हिस्से पर फोकस करते हैं, एडजस्टमेंट्स और एडवांस पेमेंट्स। देखिए, बिजनेस कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, कभी ना कभी सुधार करने या एडवांस लेने की ज़रूरत तो पड़ती ही है। मान लीजिए पहले 1 लाख रुपए का इनवॉइस बना था, लेकिन बाद में कस्टमर ने 10,000 रुपए का माल वापस कर दिया, तो अब क्या करेंगे? यहीं पर टेबल 9B काम आता है। यहाँ टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए एक क्रेडिट नोट को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। गलती सुधारने का एकदम लॉजिकल तरीका है ना? और एडवांस पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट तो और भी शानदार है। अगर भविष्य की किसी सर्विस के लिए 50,000 रुपए का एडवांस मिलता है तो वो तुरंत टेबल 11A में एक लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब बाद में एक्चुअल इनवॉइस जनरेट होता है तो उसी एडवांस को टेबल 11B में बड़ी ही चतुराई से एडजस्ट करना होता है। इसका सीधा सा मकसद है एक ही ट्रांजैक्शन पर 2 बार टैक्स लगने से बचना। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, ई कॉमर्स और फाइनल समरीज। आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन के बिना व्यापार की कल्पना भी मुश्किल है, तो इस एक जरूरी टर्म को समझ लेते हैं, ईको यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो सेल्स को मुमकिन बनाते हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट या स्विगी। जब भी इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सेल होती है तो ये सेलर के लिए टेबल 14 में एक खास रिपोर्टिंग ट्रिगर कर देता है, जहां TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लागू होता है। इसके अलावा टेबल 15 में सेक्शन 9(5) के तहत एक बहुत ही स्मार्ट नियम है।
यहाँ टैक्स चुकाने का जो बोझ है वो असल सप्लायर जैसे कि कोई कैब ड्राइवर या रेस्टोरेंट से हटकर पूरी तरह से ऊबर या जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो जाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है जो टैक्स कलेक्शन को ऑपरेटर लेवल पर ही पक्का कर देता है। सरकार को किसी भी बिजनेस का एक मैक्रो व्यू कैसे मिलता है? वो मिलता है टेबल 12 से। यहाँ बिजनेस की सारी आउटवर्ड सप्लाईज की एक समरी देनी होती है, वो भी उनके सटीक HSN कोड के साथ। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन के लिए HSN कोड 8517, बेची गई क्वांटिटी और उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू। ये डेटा पूरे देश के व्यापारिक रुझानों को समझने में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि वो डैशबोर्ड जो शुरू में थोड़ा पेचीदा और डरावना लग रहा था, वो असल में अलग अलग सेल्स के लिए सिर्फ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फाइलिंग कैबिनेट है। B2B के लिए टेबल 4, B2C के लिए 5 और 7, एक्सपोर्ट्स के लिए 6A और ई-कॉमर्स के लिए 14 और 15। सब कुछ अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल लॉजिकल और सेट। तो अब इस पूरे फ्लो को समझने के बाद क्या GSTR1 अब भी महज एक सरकारी खानापूर्ति या बोझ लगता है, या फिर ये असल में किसी कंपनी की कमर्शियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रैक करने का एक रियल टाइम डैशबोर्ड बन जाता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने और इन कॉन्सेप्ट्स को हमारे साथ डिकोड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।